अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सीकर्स। मैं हूं सुभान और हम जाएंगे CS 201 के लेक्चर्स कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ना प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेशन, सी आउट, डाटा टाइप्स वगैरह पढ़ी थी। अच्छा, हमने ना पिछले लेक्चर के अंदर वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और हमने एक छोटा मोटा प्रोग्राम भी बनाया था। बट आज जो है मैं आपको सी आउट की ना थोड़ी डिक्लेरेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि हम जो डिक्लेयर करते हैं उसका क्या मतलब होता है। ये आपको पता है हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंक्लूड क्यों यूज़ होता है, मैं इसलिए साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको बताता रहूँ। इंक्लूड कोई भी सब हेडर फाइल को यूज़ इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम में यूज़ होता है। आईओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन को कंट्रोल होता करती है। इसके अलावा यूजिंग नेम स्पेस STD। अब ये क्या होता है नेम स्पेस स्टैंडर्ड। असल में जब हमने ये वर्ड यूज़ करने होते हैं, सी इन सी आउट कमांड्स यूज़ करनी होती हैं, तो उन कमांड इस फाइल में लिखी हुई होती हैं। तो ये जो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड वाली की जो कमांड है, इससे प्रोग्राम या कंप्यूटर को पता लग जाता है कि ये जो इसका मीनिंग है ना, मुझे इस फाइल में जाकर देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेन। हम लिखते हैं, मेन बताता है कि सबसे पहले इसको परफॉर्म करना है, करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन की बात आ गई। डिक्लेरेशन का ये मतलब है कि आप रैम के अंदर एक स्पेस बनाते हो ये बताने के लिए कि भाई इसके अंदर मैं कोई डाटा रखूँगा, ये नेम इस नाम से सेव कर लिए स्पेस। जैसे कि इंट है, इंट एक्स लिखने का ये मतलब है कि मैंने एक्स नेम से एक स्पेस बना ली है रैम के अंदर जो कि 4 बाइट का डाटा स्टोर करेगी। इसी तरह से अगर मैं इंट वाई लिखता हूँ तो वो वाई टाइप का एक इंटीजर बन जाएगा। अब एक कम डब्बा आप ले आए, अब डब्बा तो बन गया पर डब्बे में कोई चीज़ रखनी है, तो उसको रखने के लिए सबसे पहले तो ये है कि मैं इसके अंदर असाइन करते हैं वैल्यू। और वो कैसे करते हैं, x = 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर ये x डब्बा बनाया था रैम के अंदर, उसके अंदर अब मैंने एक वैल्यू 5 सेव कर दी है। ये हो गया। अगर इसमें मैं लिखूँ y = 152, ये कुछ भी लिखूँ, तो अब इस y वाले में मैंने ये लिख दिया है। तो ये होता है डिक्लेरेशन और उसको वैल्यू असाइन करना। अब डिक्लेरेशन ना, फॉर एग्जांपल आपने 2 या 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने, तो लाजमी नहीं कि आप एक ही लाइन पर डिक्लेयर अलग अलग लाइन पर डिक्लेयर करें। हम एक ही लाइन में अगर तो वो सेम टाइप के, जैसे कि मैंने अभी 2 इंटीजर डिक्लेयर किए थे, जैसे इंट x है और फिर मैं नीचे लिखता हूँ इंट y। 2 हैं बड़े और दोनों इंटीजर हैं, तो बजाय इनको अलग अलग लाइन पर लिखने के मैं इनको एक ही लाइन में कर सकता हूँ, इंट x, इंट y। तो इससे क्या होगा कि 2 इंटीजर्स बन जाएंगे x और y के नेम से। मुझे अलग अलग लाइन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5-7 वेरिएबल एक ही डाटा टाइप के बना रहे हैं, यानी इंटीजर ही बना रहे हैं, तो उनको आप एक ही लाइन के ऊपर डिक्लेयर कर सकते हैं। वैल्यू हम फिर अलग अलग दे लेंगे। अब x को मैं वैल्यू देता हूँ, x = 5, ठीक है, और y = 15, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा था सी आउट। सी आउट कमांड क्या करती है, जो भी चीज़ आप स्क्रीन के ऊपर शो करवाना चाहते हो वो शो करती है। अगर मैं लिखूँगा x = अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो इस टाइम पर सिर्फ ये लाइन सेम टू सेम ऐसे लिखी हुई आ जाएगी अगर मैं कॉमास के अंदर लिखूँगा। लेकिन अगर मैं सी आउट सिंपल x लिखता हूँ तो इस टाइम पर कंप्यूटर क्या करेगा कि ये जो x है कॉमास के बगैर, असल में वो इसको देखेगा, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आपको वो वैल्यू स्क्रीन पर दिखाएगा, ना कि ये x लिखा हुआ। इसमें वो यही दिखाएगा सेम टू सेम x = आएगा। मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए हम ना ये स्लैश यूज़ करते हैं 2 बार, तो ये कमेंट हो जाएगा और ये रन नहीं होगा। जो कमेंट होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर वो रन नहीं होता, वो बस लिखा हुआ होता है हमारी याद दिलाने के लिए। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो अब आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर सिर्फ यहाँ पर देखें कि x = लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ख़त्म करूँ और फिर रन करूँ तो अब आप गौर करें x = 5 आ रहा है। ये जो x = है ये वाला है, और जब मैंने इसको बाहर सी आउट करवाया बगैर कॉमास के, तो उन्होंने देखा कि ये जो x है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने वो शो कर दिया। सी आउट हमें सिंपल सी बात है कि स्क्रीन के ऊपर चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ होती है। जैसे सी आउट, अगर मैं y लिखूँगा, सिर्फ y लिखता हूँ, तो y से क्या होगा, अब सिर्फ y की वैल्यू शो होगी और कोई लाइन शो नहीं होगी। ये x = 5 ही हो गया और ये 15 जो है ये y है। अब देखें एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये अलग लाइन पर आए। तो अलग लाइन के लिए हमारे पास एक कमांड होती है एंड लाइन। उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके आगे फिर से यही एरोज लगाएंगे और लिखेंगे ENDL। इससे क्या होगा कि ये वाला आपका एक लाइन पर शो होगा, उसके बाद लाइन ख़त्म और फिर ये वाला नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो होगा। ये लाइन जैसे देखें x = 5 और 15 अगली लाइन पर। यहाँ तक जितना भी था ऊपर वाला प्रोग्राम वो एक लाइन में शो हो रहा था। उसके बाद एंड लाइन के बाद ये हुआ कि फिर अगली जो लाइन थी वो दूसरी लाइन पर शो होने लग गई। सो ये सी आउट यानी कि ये भी एक आउटपुट कमांड है। अब आप आउटपुट लाजमी नहीं कि आप 2 अलग अलग जगहों पर ही यूज़ करें, हम आउटपुट एक लाइन में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसी के आगे आउटपुट मैं सी आउट दोबारा यूज़ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ यूँ एरो लगाकर y लिखूँगा
तो वो वाई को खुद ब खुद शो कर देगा, मुझे सी आउट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये आ गया। तो ये असल में क्या होगा, जब तक आप ये टर्मिनेशन यानी कि सेमी कॉलन नहीं लगाते तब तक वो पिछली कमांड को फॉलो करते रहते हैं। ये एरोज शो कर रहे थे कि एक्स को आउटपुट की तरफ भेजो, ये एरोज शो कर रहे हैं कि एंड लाइन को आउटपुट की तरफ भेजो। तो ये जो एंड लाइन है इस कमांड का मतलब ये है कि लाइन यहीं पर एंड हो गई है। फिर ये एरो शो करेंगे वाई को भी आउटपुट की तरफ भेजो, जब तक कि ये टर्मिनेशन नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक आप जब भी ये एरो लगाओगे उसका मतलब होगा कि उस चीज़ को आउटपुट की तरफ भेज दो। तो ये हो गया हमारी डिक्लेरेशन के बारे में, थोड़ा सा असाइनिंग वैल्यू सी आउट के बारे में। जो हमारा चौथा लेक्चर है इसके अंदर ना हमने यूज़र से इनपुट लेना सीखना है। एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैं बाद में करवाता हूँ, लेकिन उसके लिए हमने यूज़र से इनपुट लेना है और उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी इन कमांड। ठीक है, अब सी इन कमांड क्या मतलब है, जैसे कि सी आउट स्क्रीन के ऊपर शो करती थी, इसलिए इसी तरह सी इन क्या है कि वो यूज़र से इनपुट लेती है। इनपुट का क्या मतलब है भाई जान, देखें अब आप सी आउट जब कर रहे थे तो सी आउट करते थे तो वो चीज़ स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाती थी। लेकिन जब आपने कोई चीज़ कंप्यूटर, अब वो कंप्यूटर आपको बता रहा है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ कंप्यूटर को बतानी है तो वो कैसे बता सकते हैं। अब हर बार तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि एक वैल्यू पहले से असाइन कर दें और फिर उसका जवाब निकाल लें, बल्कि हमने जब प्रोग्राम बनाना होता है तो हमें नहीं पता अगला ने कौन सा सवाल देना है, तो हम उसके लिए कहते हैं कि हम अगले से पूछते हैं कि हाँ भाई किसको जमा करना है। तो जब उसने बताना है तो कंप्यूटर के अंदर उस चीज़ ने आना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, सी इन कमांड यूज़ करते हो। कोई भी चीज़ पूछने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी इन। तो जब भी सी इन के बाद आप कोई एरो लगाते हैं तो जो भी चीज़ होती है वो उस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाती है जाकर। हमारा ये जो एवरेज वाला है बड़ा लेक्चर, मैं ये एवरेज वाले लेक्चर के अंदर ही आपको समझा देता हूँ। एवरेज वाले प्रोग्राम के अंदर ये हमारा प्रोग्राम है सिंपल, वही इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड मेन। अब यहाँ पर मैंने ये कमेंट्स किए हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और मेथड वही यूज़ करें जो मैंने आप बताया। हमने 10 एजेस डिक्लेयर करनी थी। असल में हम किस लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, एवरेज एज यानी कि 10 स्टूडेंट की एवरेज एज फाइंड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मुझे 10 वेरिएबल चाहिए तो उन 10 स्टूडेंट की एजेस लिखने के लिए, तो मैंने ये 10 वेरिएबल बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब मैंने इसको एक ही लाइन में बना लिया, कैसे, कॉमास डालता गया हूँ तो ये सारे के सारी 10 स्पेसेस बन गई हैं रैम के अंदर। फिर मैंने 2 इंटीजर बनाए, एक टोटल एज का और एक एवरेज एज का। अच्छा एक बार याद रखें कि ना जब भी आप किसी वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो उसको क्या है, उसको अंदर स्पेस यूँ नहीं दे सकते, यानी मैं लिखता ना एवरेज स्पेस एज, ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ आपने लिखना भी अगर अलग करके तो यहाँ पर अंडरस्कोर दें, यूँ करके लिख दें, कोई ना कोई चीज़ दें, दरमियान में स्पेस अलाउ नहीं होती वेरिएबल का नेम लिखने। फिर अब मैंने इनपुट लेनी है यूज़र से। ठीक है, अब इनपुट यूज़र से लेने के लिए पहले मैं उसको बताऊँगा हाँ भाई एक एज इनपुट करो स्टूडेंट 1 की, ये सी आउट यानी कि ये लाइन सेम टू सेम स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो जो वैल्यू इनपुट करेगा वो जाकर एज 1 में स्टोर हो जाएगी। सी इन का मतलब है सी इनपुट, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये थी कि ये जो डाटा है इसको सी आउट की तरफ भेज दो और सी आउट उसको स्क्रीन के ऊपर भेज देता था। जो अब आप इनपुट करोगे इधर, यानी कि ये लाइन शो होगी, आप कुछ इनपुट करोगे तो वो डाटा सी इन के पास आएगा और सी इन उसको भेज देगा एज 1 के अंदर, स्टोर कर देगा। अब क्या होगा, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4, आप ये सारा डाटा बताओगे, सारा जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि रैम के अंदर महफूज हो जाएगा ये हर एक जगह। फिर कैलकुलेट, ये हमने आगे फार्मूला बनाया, टोटल एज इज इक्वल टू एज 1 2 3 4 5, इन सबको जमा कर दिया। तो इन सब अब क्या करेगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास 10 जगह बन गई थी यहाँ पर जब आपने डिक्लेयर किया था। फिर आपने एक एक जगह में एक एक वैल्यू रखते गए हैं। अब कंप्यूटर को जब आप ये करने को कहेंगे तो उन जगहों पर जो जो वैल्यू पड़ी थी वो उनको जमा कर लेगा और उस सारे का आंसर किस में सेव कर देगा, टोटल एज में सेव कर देगा। अब जो फिर वो क्या करेगा कि टोटल एज को 10 पर डिवाइड कर देगा और जो आंसर है उसको एवरेज एज में सेव कर देगा। ये मैंने थोड़ी सी ये मॉडिफिकेशन की हुई है कि ना 2 बार एंड लाइन यानी कि 2 स्पेसिस आ जाएंगी, फिर ये सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा। अब ये सी आउट का मतलब ये है कि ये सेम टू सेम लाइन ऐसे शो हो जाएगी, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज़। और इस सी आउट में क्या होगा कि जो भी एज यानी जो भी नंबर इस एवरेज एज में स्टोर होगा वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। रन करते हैं तो आप देखें वो एज 25 25 23 35 21 24 5 15 25 12। अब देखें ये वो लाइनें जो मैंने सेम टू सेम है वैसे आ गई। यहाँ द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज़ ये आ गई। यहाँ तक उन्होंने सारी कैलकुलेशन में करके बताया, यानी पहले इनको सम किया, फिर इनको 10 पर डिवाइड किया और फिर हमें यहाँ पर आंसर दिखा दिया। तो ये एवरेज एज का फार्मूला है। आप ये प्रोग्राम यहाँ पर बना हुआ देख लेंगे, एक मरतबा रीड कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी अच्छे से। सेम वही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। आगे ये इक्वेशन बनाने का तरीका बता रहे हैं, ये आप पढ़ लेंगे कि हम इक्वेशन कैसे बनानी चाहिए। असल में वो ये कह रहे हैं कि जब भी आपने मल्टीप्लाई यूज़ करना है इस तरह से, तो आपने इसको यूँ नहीं छोड़ देना, बल्कि ब्रैकेट्स लगा दें ताकि क्लियर हो कि पहले मल्टीप्लाई करना है। बात ये होता है कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की वजह से ना मिस्टेक कर जाता है।
तो कोशिश करें कि ब्रैकेट्स वगैरह लगा कर अपने फार्मूलाज लिखें। जैसे ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला है, तो इसको कोशिश करें कि ये इस तरीके से लिखें, ठीक है, यूँ ना लिखें, कोशिश करें यूँ ना लिखें बल्कि इस तरीके से लिखें। क्लियर होगी बात। अच्छा, आगे एक हमारा ये प्रोग्राम है, इसको बाद में करते हैं। पहले यहाँ पर ये उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम फॉर द रेडियस ऑफ सर्कल, और वो हमसे वो रेडियस ऑफ सर्कल पूछे, यानी कि अब वो सी आउट करेगा, हमसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछ के उसको रेडियस में स्टोर करेगा, और फिर हमें वो डायामीटर भी खुद बताए, सर्कमफेरेंस भी और एरिया भी सर्कल का खुद बताए। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये आ गया रेडियस, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। अब हमने, क्योंकि ना आपको पता है रेडियस वगैरह जो एरिया वगैरह होता है वो पॉइंट में आ जाता है, तो उसके लिए हम अब जो वेरिएबल बनाएंगे वो किस टाइप के बनाएंगे, फ्लोट टाइप के। रेडियस, डायामीटर, एरिया और सर्कमफेरेंस, हमने 4 तरह के क्या बना लिए, वेरिएबल्स बना लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सी आउट, ये लाइन शो होगी, इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सेम टू सेम स्क्रीन के ऊपर आएगी। इसके बाद जो आप नंबर स्टोर करोगे वो आएगा सीन के पास, सीन उसको रेडियस में सेव कर देगा। आपने 10 पुट किया, 10 आ जाएगा रेडियस के पास। फिर ये अब जो है, जब इनके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, ना यहाँ सीन है ना सी आउट है, कुछ भी नहीं, बस हमने ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कंप्यूटर प्रोसेसर खुद करेगा, हमें नहीं दिखाएगा। ये सारे के सारे काम प्रोसेस होते हैं जो कंप्यूटर यानी कि प्रोसेसर खुद कर रहा होता है। वो क्या करेगा, 2 को रेडियस से मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर है उसको डायमीटर में सेव कर देगा, वेरिएबल में। इस तरह से रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई, फिर 3.14 यानी कि इसका फार्मूला होता है असल में पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर एरिया में स्टोर कर देगा। इसी तरह से 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर रेडियस से मल्टीप्लाई करेगा और उसका आंसर वो कहाँ सेव कर देगा, सर्कमफेरेंस में सेव कर देगा। अब हमारे तीनों आंसर सेव हो गए। अब हमने इनको शो करना है, तो उसके लिए हम सी आउट यूज़ करेंगे। द डायामीटर ऑफ सर्कल इज़, अब यहाँ पर मैंने सी आउट अलग से यूज़ नहीं किया, बल्कि आपको समझाने के लिए मैंने उसी लाइन के ऊपर लगा दिए 2 एरोज। टर्मिनेशन नहीं की ना, क्योंकि सेमी कॉलन नहीं लगाए तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। 2 यूँ एरोज लगा दिए और फिर वो डायामीटर के अंदर जो वैल्यू सेव है वो, और फिर एंड लाइन। एंड लाइन का ये मतलब है अगर भाई एक लाइन के ऊपर एक लाइन शो करो। अब अगर मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा रेडियस, मैं लिखता हूँ 5, उसके बाद वो सारा कुछ करेगा ये वाला, यानी वो रेडियस फाइंड करेगा, फिर ये एरिया फाइंड करेगा, डायामीटर और सर्कमफेरेंस, उनको स्टोर करके फिर इन 3 कमांड्स को चलाएगा। इन 3 कमांड्स को जब चलाएगा तो ये वाले वैसे और ये उसके अगले आंसर एंड लाइन के वैसे ये अलग अलग लाइन के ऊपर शो हो रहे हैं। सो लेक्चर नंबर 5 में बस ये 2 प्रोग्राम्स थे। अब अगर आगे जो है लेक्चर नंबर जो है 4 के अंदर ये 2 प्रोग्राम्स थे मेन। यूज डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ वेरिएबल, टिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे वर्ड यूज़ करें जो उस वेरिएबल के बारे में बताते हो। जैसे कि नेम है तो नेम को नेम वाला वेरिएबल दें, एज को एज वाला, ताकि उसके साथ मिलता जुलता नाम होना चाहिए। इंडेंट द कोड फॉर बेटर क्रेडिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। इंडेंट करें, इंडेंट का क्या मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो मेरा यहाँ का मतलब ये है कि भाई यान ये जो है ये इस हिस्से का है, अगर कोई चीज़ इसके अंदर शामिल है तो उसको थोड़ा सा आगे करके लिखें, ताकि आपको पता लगे कि यार ये कहाँ से कहाँ तक है, बड़ा कौन सी चीज़ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, कौन सा उस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो इसको इंडेंट करना कहते हैं। सो इंडेंट करते रहें प्रोग्राम को। यूज़ पैरेंथेसिस फॉर द क्लैरिटी टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ द एवोल्यूशन एंड एक्सप्रेशन, यानी कोई भी फार्मूला लिखते हुए पैरेंथेसिस का यूज़ करें ताकि सही से पता लगे कौन सी चीज़ पे पहले परफॉर्म करनी है। रीयूज़ द वेरिएबल फॉर बेटर यूजेज ऑफ मेमोरी, वेरिएबल्स को बार बार यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने एक आंसर निकाल लिया तो वेरिएबल्स अगर आपको फ्री है पर अब आपको उससे कोई मतलब नहीं, उसको दोबारा यूज़ करें ताकि मेमोरी सही से यूज़ हो, ज़्यादा ज़ाया ना हो। टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय 0, यानी कि ये ना हो कि कभी आपका आंसर 0 से डिवाइड हो रहा हो, नहीं तो फिर पूरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट कोडिंग, फर्स्ट थिंक एंड देन राइट, यानी कि पहले प्रॉब्लम समझें और फिर लिखना शुरू करें। जैसे कि इधर उन्होंने ये कहा था प्रोग्राम, तो पहले इस प्रोग्राम को समझना था फिर लिखना। इस तरह से यहाँ पर जब वो प्रोग्राम कह रहे हैं तो इस प्रोग्राम को समझें और फिर लिखना शुरू करें। फिर क्या है भाई, अगर हमने यूज़र से इनपुट लेनी है तो सीन यूज़ करेंगे। अब भाई सीन की वजह से वो ले लेगा, आप ना लिखें ऊपर कमांड। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर ना ये वाली लाइन नहीं लिखते, प्लीज़ इंटर द कोड, और मैं चला देता हूँ तो क्या, ठीक है, यानी कि अगर मैं रेडियस लिख दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई वो मुझसे रेडियस मांग रहा है, तो मैं इजीली तौर पर उसको रेडियस यहाँ पर लिखूंगा 5 और उसकी राय से वो कैलकुलेशन कर देगा। तो ये सी आउट असल में बस स्क्रीन पर बताने के लिए यूज़ होता है कि हाँ भाई वो मुझसे क्या मांग रहा है, उसकी क्या डिमांड है। क्लियर होगी बात। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ अपने प्रोग्राम बनाएं। जैसे कि हमारे पास ना फॉर एग्जांपल नॉर्मली ना एक इक्वेशंस यूज़ होते हैं b² - 4ac, तो उसकी वैल्यू बनाए b² - 4ac के लिए एक प्रोग्राम बनाएं जो हमसे b, a और c की वैल्यू पूछे और फिर हमें कैलकुलेशन करके दे। या a + b का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला लिखें। वो कैसे लिखेंगे, ऐसे a × a
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई बाय बी। अब इससे हमें ना आपसे वो ए और बी की वैल्यू पूछी और आपको उसका मुकम्मल फार्मूला कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं अगर आपने सी लैंग्वेज सीखनी है। अपने रिजल्ट वगैरह बनाने के लिए जो आप एवरेज परसेंटेज वगैरह के लिए बनाते हैं वो प्रोग्राम्स बनाएं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।